रजनी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू सो मच। एंड रजनी जी, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे कन्हैया लाल मर्डर केस की। जी ये फिल्म जो है कोर्ट केस में फंसी रही, फिर उसके बाद जो है अब जो है कोर्ट ने फाइनली डिसीजन दे दिया कि आप रिलीज़ कर सकते हो इसको। जी तो एग्जैक्टली क्या था उसमें जो आपको लगता है कि लोग जो है इतना ज़्यादा मतलब कि उसको नहीं चाह रहे थे कि रिलीज़ हो? जी उदयपुर फाइल्स जो है वो ऑब्वियसली उसमें पहले हाई कोर्ट से स्टे आया, उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे को बैन किया एंड तब जाके अब जाके फिल्म रिलीज हुई है। एंड इसके अंदर सी फ्रैंकली जो है एक परसेप्शन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने रोकने की कोशिश की फिल्म को, जबकि अगर आप फिल्म को देखेंगे तो उसमें सच्चाई दिखाई है, उसमें ट्रूथ है जो जो हुआ कन्हैया लाल जी के साथ। एंड उसी ट्रूथ को हम लोग सामने ला रहे हैं, उसी ट्रूथ को जो राइटर हैं अमित जानी जी जो प्रोड्यूसर भी हैं और भरत जी जो हैं जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने उसी हिसाब से लिखा है जो सच्चाई है। तो उस सच्चाई को उनको भी लगा, हम सबको लगा, जो भी एक्टर्स जुड़े उसके साथ, जो भी टेक्नीशियन जुड़े, सबको यही लगा कि इस सच्चाई को सामने लाना चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट रीजन व्हाई वी ऑल वर लुकिंग फॉरवर्ड कि उदयपुर फाइल्स अब रिलीज होनी चाहिए, पब्लिक के सामने जानी चाहिए और फिर उसके बाद वो पब्लिक के ऊपर है, उनकी आंखों के सामने है कि हाउ दे जज इट एंड व्हाट दे। डू यू थिंक एज एन एक्टर भी फ्रस्ट्रेटिंग रहता है? वो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहता है एज एन एक्टर कि मतलब आप इतने अच्छा काम करते हैं, फिर उसके बाद आपको लगता है कि फिल्म रुक गई इस विवाद की वजह से? जी ऑब्वियसली एज एन एक्टर आपको ऑड भी लगता है, आपको फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है, आप इम्पेशेंट से हो जाते हैं कि एक फिल्म जो आपने की है जिसमें मेहनत की है वो सामने आनी चाहिए लोगों की, स्पेशली एक ऐसा मुद्दा जो अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है जिसके ऊपर और वो आज भी अनसॉल्व है। एंड हम सब यही चाहते हैं कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, हमारे जजेस हैं, हमारे जो कोर्ट्स हैं, इंडियन कोर्ट्स हैं जिनको भी लव एंड रिस्पेक्ट अलॉट, they should come forward and take a decision on this. So as an actor, yes, it does get frustrating. It does get there's a point when you are impatient, but then you have to keep your cool and you have to believe in the system कि एक दिन सामने आएगी and आप touch wood वो सामने आ रही है। सर, आपको लगता है, डू यू थिंक सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है उसकी वजह से भी हर किसी का स्कैनर के उसमें जाते हैं लोग? जी ऑब्वियसली सोशल मीडिया की पावर आज की डेट में बहुत है। एवरीथिंग दैट यू डू, एवरीथिंग दैट यू स्पीक अबाउट, या कोई भी फिल्म जो आने वाली है, कोई भी सब्जेक्ट जो होता है जो रियल लाइफ में भी जो घटता है, जैसे इनफैक्ट उदयपुर फाइल्स में ही जो कन्हैया लाल जी की मर्डर का पूरा एक कट है जो उनकी गर्दन काटते हुए पूरा वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने है जो प्रूफ के तौर पे है। एंड एनीथिंग जो आजकल सोशल मीडिया पे होता है वो कम से कम 100 टाइम्स और मैग्नीफाई हो जाता है, कम से कम 100 टाइम्स और स्प्रेड हो जाता है। तो उसके लिए यू हैव टू बी केयरफुल ऑल्सो, रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो, बट साथ में ये चीज़ है कि अगर उस माध्यम को सही से यूज़ किया जाए तो वो आपके वेपन्स भी बन सकते हैं, मतलब आपकी हेल्प भी कर सकता है। एंड उसी साइड वो आपका एक नेगेटिव पॉइंट भी बन सकता है जहाँ पे किसी को दबाया जाए, किसी चीज़ को दबाया जाए। सर, कन्हैया लाल मर्डर में आपके साथ विजय राज जी भी हैं, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम? और भी कई सारे एक्टर्स हैं, तो मतलब कि उनके साथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सो विजय भाई के साथ मैं वी वर्क टुगेदर अर्लियर आल्सो। दिस इज समथिंग वेयर आई एम प्लेइंग द आईबी चीफ जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ है और वो प्ले कर रहे हैं कन्हैया लाल जी जो मेन सेंट्रल कैरेक्टर है। एंड ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब इन द फिल्म। एंड मेरा ओवरऑल उनके साथ इसमें ज़्यादा सीन्स हैं नहीं, बिकॉज हमारे टोटली पैरेलली उन्होंने ट्रैक्स दिखाए हैं जहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक डिफरेंट ट्रैक चल रहा है, एक कोर्ट का एक डिफरेंट ट्रैक चल रहा है और कन्हैया लाल जी का एक डिफरेंट ट्रैक चल रहा है। सो मतलब आई विश कि ओवरऑल सब कुछ होता, लेकिन वो जो कहानी में जब था ही नहीं मिलना तो फिर इस जब में हमारा मिलना नहीं। सर, इससे पहले भी और ऐसे रियलिटीज़ के ऊपर फिल्म बन चुकी है, ऐसी रियल स्टोरीज़ के ऊपर फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म में ऐसा खास है जो आपको क्या लगता है कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा? जी आई थिंक खास क्या है, सच है। मतलब मैं ये बोलूँगा कि इसमें सच दिखाया गया है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑडियंस को देखनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग समथिंग अगेंस्ट एनी रिलीजन या कम्युनिटी, इट इज़ डेफिनेटली समथिंग जो उस समय हुआ और अब उसे वो सामने लाना चाहते हैं। सो आई थिंक सबसे बड़ा रीज़न उसका वो है एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग जो उदयपुर फाइल्स में दिखाना चाह रहे हैं। सर, मेकर्स तो नहीं दिखाना चाहते हैं, बट जो ऑडियंस है वो अपने दिल पे हर चीज़ ले लेती है। सर, रिसेंटली हमने देखा था कि जब छावा रिलीज़ हुई थी तो औरंगज़ेब के उसमें
नागपुर में जाके हम लोग ने काफ़ी सारी चीज़ें तोड़ फोड़ की हैं। तो मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है ऑडियंस के ऊपर भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है? हम तो नहीं दिखाना चाहते, हमारा इंटेंशन क्लियर है, बट जो है ऑडियंस नहीं समझती उस चीज़ को, तो उस चीज़ के लिए कैसे कर सकते हैं हम? हमारी जो ऑडियंस है, मतलब मैं बोलूँगा कि हम लोग भी पार्ट ऑफ द ऑडियंस है। एंड किसी भी चीज़ को जब हम एक आउटर सर्कल देखते हैं तो हमें लगता है सारी चीज़ इसी के बारे में है, या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी एक पर्टिकुलर आदमी पे हम लोग पॉइंट कर रहे हैं। वेयरएज आई फील दैट एक डिसीजन तब लेनी चाहिए जब आप पूरी पिक्चर देख लें, और उसके बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए कि क्या ये वाकई हम लोगों पे उंगली उठाइए या फिर ये जो दिखा रहे हैं वो सच है। और अगर सच है तो फिर दैट्स हाउ यू क्रिएट योर डिसीजन ऑन इट। सो आई डोंट थिंक कि बिना देखे उस पर कोई डिसीजन होनी चाहिए। उस समय ऑब्वियसली चावल पे भी हुआ, एंड वो एक अगेन वो एक सोच है कि आपको लगा कि इसने सोचा तो 10 लोग और सोच लेते हैं वैसा। सो आई थिंक हर एक का एक इंडिविजुअल ओपिनियन होना चाहिए, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच पे जाना चाहिए, ना कि किसी की कही हुई बातों पे। सर आप एज एन एक्टर मतलब कि डिफरेंट जॉनर्स की फिल्म कर चुके हैं, 1920 भी गए हैं, आपने हॉरर फिल्म भी की है, आपने रोमांटिक फिल्म भी किया हुआ है, तो मतलब कौन से जॉनर आपको लगता है कि अभी आपको एक्सप्लोर करना बाकी है, या फिर ऐसा कौन सा जॉनर है जो आपको लगता है कि नहीं, इस पर मुझको और परफेक्ट होना है? आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको करनी है, एंड एवरी टाइम यू गेट सम न्यू स्टोरी यू फील कि यार मुझे करनी है। फिर उसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के जब रोल्स देखते हैं तो आपका मन करता है कि यार मुझे ये ट्राई करना है, आई हैव नेवर डन दिस। So obviously, biopics are something which I'm very very keen on. I like to, I would like to explore that part. Then I'd like to part more on the defense services का कोई अगर वहाँ पे कोई वैसी फिल्म्स बन रही है, स्पोर्ट्स पे बन रही है, या फिर मैं बोलूँगा कि सोशल ड्रामास जो हैं, ये वाला जोन, एक कॉमेडी जोन। सो ये सारी जोन्स हैं जो एक्सप्लोर किए भी हैं, लेकिन वो उतने डीपली नहीं, या मैं बोलूँगा कि ये सारी चीज़ें हैं जो आप बार बार कर सकते हैं। और इनफैक्ट आई वुड से इवन हॉरर सुपरनैचुरल थ्रिलर्स में इतना स्कोप है कि अगर हर बार कोई कहानी अलग हो तो क्यों नहीं। तो बट आपको लगता है कि हॉरर जॉनर, स्पेशली जब इंडिया की बात होती है, तो हॉरर कॉमेडी तो बहुत हो रही है, बट हॉरर जॉनर जो बोलते हैं जैसे हॉलीवुड में होता है, तो वैसे हॉरर जॉनर को मतलब कैच करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है इंडियन ऑडियंस के लिए? आई थिंक कैच करना नहीं डिफिकल्ट नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट दैट आई फील कि वैसा एक हॉरर जैसे आपने बात की 1920 की, तो वैसे हॉरर फिल्म्स बहुत कम बनी हैं जो अभी आई हैं पीछे ऑफ लेट, विच आर हॉरर कॉमेडीज विच आर फैंटास्टिक फिल्म्स। मतलब मैं बोलूँगा कि स्त्री, मुंजा, ये फिल्में बहुत कमाल की हैं। बट उसके अलावा जो पहले आई वुड से हॉरर जो एक भूत, राज, 1920, रात, ये कुछ ऐसी फिल्में थी जिन्होंने अपनी छाप छोड़ दी थी फॉर हॉरर। So if there are more films which are created from a horror point of view, जो वैसी हो, जो ऑडियंस को genuinely डरा भी दे, एंड अच्छी मेकिंग भी हो, अच्छी परफॉर्मेंसेज हो, तो then why not? इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑडियंस होती है हॉरर की, जो रिपीट वैल्यू जिसकी है, एंड लोग बार बार उसे देखना भी चाहते हैं। सर आपकी एक और फिल्म रिलीज हुई थी, शॉर्ट फिल्म फ्रेजाइल करके, तो फ्रेजाइल में मतलब हाउ वाज वर्किंग विद, मतलब कि इस फिल्म में काम करना कैसा एक्सपीरियंस रहा, और स्पेशली फ्रेजाइल सिंड्रोम के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? सो फ्रेजाइल इज माय फर्स्ट फिल्म व्हिच आई हैव प्रोड्यूस्ड आल्सो, एंड वो फ्लो लाइक वाटर फिल्म्स जो मेरी कंपनी है उसके अंदर ली गई। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के ऊपर उसकी अवेयरनेस के लिए फिल्म बनाई गई है। इसमें मैं हूँ, अमृता कुंडलकर, गोविंद नामदेव सर, प्रवीण सिंह सिसोदिया सर, अभिषेक पटेल एंड गौरी शंकर, ये लोग हैं, एंड सारा टीम, सारा टेक्निकल टीम और कास्टिंग, सब लोग साथ में आए, सब लोग जुड़े एक कॉज के लिए। अभी इट्स नॉट रिलीज, वी जस्ट डन अ स्क्रीनिंग ऑफ इट, स्पेशल स्क्रीनिंग इन मुंबई, एंड टच वुड वी गॉट अ ग्रेट रिस्पॉन्स टू इट। इटली में हमने स्क्रीनिंग की इसकी एनिकॉडी फिल्म फेस्टिवल में, वी गॉट 4.5 स्टार रेटिंग ऑन इट, एंड नाउ बहुत जल्द हम इसे ऑडियंस के सामने लेकर आएंगे। सो दिस इज प्योरली फॉर द अवेयरनेस ऑफ फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, जो एक सिंड्रोम होता है ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम में होता है, और मतलब उसके जो अक्सर उसे मिस्टेक कर लिया जाता है किसी और सिंड्रोम या डिजीज के लिए कि आपका बच्चा की तबीयत ठीक नहीं है, मतलब तो ऐसी बातें कही जाती हैं पेरेंट्स के साथ, जो पेरेंट्स के माइंड को, पेरेंट्स की मनोस्थिति को बहुत फ्रेजाइल कर देता है। So the biggest reason for calling it fragile is actually the state of mind of the parent
जो एक कांच के गिलास की तरह चूर चूर होता है लेकिन अपने आप को पकड़े रखता है और किसी भी समय टूट भी सकता है। सो उस स्टेट ऑफ माइंड पे एक पेरेंट होता है जब वो एक स्पेशल चाइल्ड का केयर टेकर होता है। सर यूजुअली हम देखते हैं कि ऐसी सब जो शॉर्ट फिल्में बनती हैं फेस्टिवल्स में तो बहुत अच्छा करती हैं, बट जो है जब इंडिया में आती है तो ऑडियंस उतनी पसंद करती है, तो क्या आपको लगता है क्या कमी रह जाती है कि हम लोग इंटरनेशनली तो हमें वो रिकग्निशन मिलती है बट इंडियन ऑडियंस से हमको जो रिकग्निशन चाहिए रहती है वो नहीं मिलती। हमने देखा ऐसे कई शॉर्ट फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स भी अच्छी जगह चली, फिर उसके बाद यहाँ पे आके फिर वो चल नहीं पाती, तो क्या रीज़न मानते हैं इस चीज़ का? आई थिंक चल नहीं पाती का वो नहीं होता है, एक शॉर्ट फिल्म का कोई एज नहीं है, कोई मीटर नहीं है। हम लोग इसको बिगेस्ट थिंग इज कि हमारे यहाँ पे शॉर्ट फिल्म थिएटर पे नहीं लगती है, सो यू कांट रियली पुट नंबर्स ऑन टू इट। शॉर्ट फिल्म अक्सर एक OTT प्लेटफॉर्म या फिर जो इसके यूट्यूब चैनल्स हैं, नोन यूट्यूब चैनल्स हैं जिस पे शॉर्ट फिल्म्स देखी जाती हैं, वहाँ पे काफ़ी बड़ी ऑडियंस है इसकी। लेकिन यस कमर्शियली अभी तक आज तक कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे थिएटर पे शॉर्ट फिल्म लगाई गई है ज़्यादा, मतलब इंडिया में। तो आई थिंक वो एक स्पेस है जो मिसिंग है एंड आई फील कि वो अगर एक्सप्लोर हो जिसमें एक जना एक टिकट पे प्रॉब्ली 3 या 4 शॉर्ट फिल्म्स देख पाए तो बहुत अच्छी स्पेस हो सकती है जहाँ से एक आपको एक नई ऑडियंस मिले, दूसरा ऐसी चीज़ों को, ऐसी जो शॉर्ट फिल्म्स बने, ऐसे जो टेक्नीशियंस बनाए या फिर या नए बनाए या फिर किसी सोशल कॉज के लिए बनाए, उनको एक जगह मिल सकती है आगे अपनी चीज़ दिखाने के लिए। सर एक और चीज़ जानना चाहेंगे, इंटरनेशनल यूथ डे आ रहा है 12 अगस्त को, तो क्या कहेंगे सर यूथ के लिए, क्या मैसेज है आपका? सी आई वुड से कि एक देश का जो फ्यूचर होता है वो यूथ होता है एंड डेफिनेटली इंटरनेशनल यूथ डे इज समथिंग जो रोज़ ही होना चाहिए। It's not only about 12th August, it is something where all of us or our entire youth that is there, youth is basically your people between 15 to 30, जितने भी लोग हैं जो आपका फ्यूचर है देश का, उनका माइंडसेट है। आई थिंक एवरीवन शुड वर्क इन दिस डायरेक्शन कि मैं कैसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाऊँ एंड मैं कैसे अपने देश के लिए, कैसे अपने आप के लिए एक ग्रेट फ्यूचर क्रिएट कर पाऊँ। सर OTT कंटेंट पे एक चीज़ पूछनी थी आपसे कि मतलब जो उल्लू ऐप था और इस पे जो मतलब कि अश्लील चीज़ें दिखा रही थी तो उसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो आपके हिसाब से ये कितना सही है या क्रिएटिव फ्रीडम आपको हिसाब से देना चाहिए था? जी आई थिंक एक अच्छा स्टेप है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो स्टेप में कुछ खराबी है, बिकॉज सर्टेन एप्स वर गोइंग बियॉन्ड एंड वो सिर्फ एक मसाला डालने के लिए डाल रहे थे। सो आई थिंक प्योरली टू अट्रैक्ट दी ऑडियंस आप उसके अंदर थोड़ा सा सेक्सुअल कंटेंट डाल रहे थे, थोड़ा नहीं मैं तो कहूँगा कि काफ़ी जगह पे बहुत होता है। सो इट्स अ गुड स्टेप एंड मे बी उनको कोई चीज़ ऐसी दी जाए कि आप अपने आप को रिसेलेक्ट करें या फिर अपने आप को एक बार क्लीन करें एंड देन यू कैन रीस्टार्ट। बट येस दिस इज़ अ गुड स्पेस बिकॉज ये काफ़ी टाइम से ड्यू था मुझे लगता है और ये होना ही था इतना ही, एंड आई एम ग्लैड दैट इंडिया में हुआ है सो दैट बेटर कॉन्टेंट कैन बी मेड एंड पीपल जो मेकर्स, मैंने अक्सर बहुत सारे ऐसे मेकर्स से मैं मिला हूँ जो बहुत सारे नए टेक्नीशियन या डायरेक्टर्स या राइटर्स होते हैं जो चीज़ बनाना चाहते हैं, लेकिन जब किसी OTT के पास जाते हैं तो कई बार वो उनको बोलते हैं कि यार इसमें थोड़े ये वाले सीन डाल दो, सो विच इज़ रॉन्ग एंड नाउ आई एम ग्लैड दैट दे कैन मेक व्हाट दे वांट टू मेक। सो जहाँ पे ये एक ऐप बंद किए हैं कई ऐप्स, तो वहाँ पे जो है नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन वाले स्ट्रीमी सीन्स अभी भी दिखाते हैं कई फिल्मों में जो कि स्टोरी से रिलेटेड रहता है या क्या रहता है, बट स्ट्रीमी सीन वहाँ पे भी आपको लगता है उनको भी थोड़ा कुछ कंट्रोल करना चाहिए या ओवरऑल OTT में आपको लगता है सेंसरशिप आनी चाहिए? सी ओवरऑल आई फील कि एक लेवल की सेंसरशिप इज़ अ मस्ट, बट आई थिंक द बिगेस्ट सेंसरशिप इज़ ऑब्वियसली जो सेल्फ सेंसरशिप होगी, जो क्योंकि आप भले ही आप घर पे चाइल्ड कंट्रोल या कुछ भी लगा लो, पेरेंटल कंट्रोल लगा लो, आजकल बच्चे भी इतने स्मार्ट होते हैं कि दे नो हाउ टू ओपन इट, दे नो, उनके पास 10 और मीडियम्स हैं जहाँ पे लगा कर देख सकते हैं। सो इट इज़ इवेंचुअली योर माइंड विच नीड्स टू बी सेंसर्ड, मतलब आपको खुद पता होना चाहिए कि यार ये मुझे देखना है कि नहीं देखना है, एंड सो दैट इज़ समथिंग ऑल्सो विच आवर जनरेशन और आवर यूथ needs to be taught. Now, I don't know how this will happen, but this is something very, very important for a person to realize कि censorship मुझे शायद खुद ही करनी है। And obviously, आपके जो आज की डेट में टॉप के OTTs हैं, आपका Netflix हो गया, Amazon हो गया, और भी जो 4-5 हमारे टॉप के इंडियन OTTs हैं, there should be a certain bar to it.
you can't go all out and you can't make something which is purely only creating sensitivity, purely creating eroticism or going into that zone. तो सोशल मीडिया की बात की जाए तो मतलब सोशल मीडिया हर जगह पे जो है मतलब अपनी क्रिएटिविटी या अपनी जिसको बोलते हैं कि अपने डिसीजंस देते हैं सामने वाले को कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, आप ऐसे दिख रहे हो, आप वैसे दिख रहे हो। आप उस चीज़ पे कितना सोशल मीडिया पे आप कनेक्टेड रहते हो और मतलब कि आपके कितना आप पसंद करते हो सोशल मीडिया को और आपके कितने फॉलोअर्स हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेलिब्रिटी जो है का काम नहीं मिलता है क्योंकि फॉलोअर्स उतने नहीं रहते हैं। तो कई अभी आजकल डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की ये भी मांग होगी कि फॉलोअर्स भी रहने चाहिए, तो क्या कहेंगे? आई थिंक बीच में ऐसा एक फेज आया था व्हेन ओटीटीज पे वो मेनली यही देख रहे थे कि कितनी फॉलोअर है, बट दैट वाज मोस्टली व्हेन दे वर प्रॉब्ली चूजिंग द secondary caste and the tertiary caste. The primary caste is never chosen on that particular meter. But yes, social media एक बहुत important factor बन चुका है। मैं personally इतना मतलब मुझसे वो नहीं होता जो मैं नहीं हूँ, so मैं वो डाल पाता हूँ जो मैं हूँ and मैं कम ही डालता हूँ and मतलब so I'm not like ace in that game अभी तक but मुझे लगता है कि वो एक पार्ट है जो so I have about I think about 800-900K which is less than 1 million followers and I'm fine with it, but I think कि that's those people are loyal and they are genuine, so I feel कि इनके लिए मुझे कुछ ना कुछ कभी ना कभी वो डालते जाना चाहिए जो मैं genuinely feel कर रहा हूँ या मैं genuinely जा रहा हूँ या फिर जो चीज़ होने वाली है या हो रही है। सर लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि शोले फिल्म जो है 50 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं और इंडिपेंडेंस डे के दिन ही रिलीज़ हो रही है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में आप? और कुछ यादें आपकी शोले फिल्म देखने की या फिर जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? शोले इज व्हाट डेट मतलब अदरवाइज व्हेन वाज अगस्त में ही रिलीज़ हुई थी, 1975 में कुछ रिलीज़। सो वाओ, सो आई डिडंट नो दिस क्योंकि शोले एक ऐसी चीज़ थी जो हमारे टाइम मतलब जब हम बच्चे थे तो मैं इतना सा होगा आई थिंक प्रॉब्ली 4-5-6 साल का, तब हमारे घर पे वो वीडियो कैसेट होती थी एंड दिस इज द टाइम व्हेन आई थिंक एक बार मुझे लगता है कि लेट 80s के आसपास हमारे VHS जो वीडियो होते थे उसके अंदर हमारी जॉइंट फैमिली में 2 ही टेप्स थी हमारे घर में जो होती थी, एक सत्ते में सत्ता, एक शोले एंड शोले को मैंने रिपीट पे शायद काफ़ी बार देखा है एंड इवन तो मतलब एज एन एक्टर कभी नहीं देखा बिकॉज वो पहले आपका कभी सपना भी नहीं था कि आप एक एक्टर होंगे, बट इट वाज जस्ट सो एनामरिंग क्योंकि आप वो एक आप जय और वीरू को देख कर आए हो प्लस आपने मतलब ठाकुर हैं प्लस आपने गब्बर हैं एंड मतलब वो इट वाज यार वेरी मतलब आपके बचपन की मेन 2 कैसेट्स में से एक सत्ते में सत्ता और एक शोले है। So obviously my best wishes to Ramesh Sippy sir and the entire team and Bachchan साहब and कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट था सर? So उसमें see it is amazing, एक कल्ट मूवी वो इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है उसके अंदर एक कैरेक्टर जो 1 मिनट के लिए भी आया है, एक सीन के लिए भी आया है या 3 डायलॉग के लिए आया है, वो अपनी छाप छोड़ गया है। मतलब उसमें चाहे मैक्स जी हो या गब्बर सर हो, अमजद खान जी हो या ठाकुर हो, जय बहादुरी मैम हो, उनकी फैमिली को जब दिखाया पीछे फ्लैशबैक में जो मतलब आपका इवन वो झूले का स्विंग जब होता है जब ये अपनी नौकरी से वापस आते हैं आई थिंक संजीव कुमार जी एंड एवरीथिंग इज साइलेंट जब वो मार के ही गए अभी कब, सो इवन वो मोमेंट सडनली आपने बोला तो ये सब विजुअल्स मेरे सामने चल रहे हैं एंड फ्रॉम देयर टू मौसी टू आई थिंक टैंकी पे जो सीन है, सो ये सब बहुत ही मेमोरेबल सीन्स हैं एंड आई थिंक बसंती हेमा मालिनी मैम दीज आर इंसेन मतलब मोमेंट्स जो मतलब स्पेशली मैं बोलूँगा कि मेरे लिए बिकॉज आपके घर पे वो टेप थी और आपने बार बार देखी है रिपीट पे जी। लास्टली सर आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? सो मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में मतलब अभी एक प्रोजेक्ट है जो बानी जी के लिए है जो रोहन सिप्पी सर ने डायरेक्ट किया है एंड दैट इज कॉल्ड हसन, नवाज भाई ने उसके अंदर मैं हूँ देन दे टीम दैट्स फॉर एन OTT चैनल। Then there is a film with Umesh Shukla sir, which I'm working on. That is Divya, Neel, Yashpal Sharma sir, Sushant Singh. So this is again a dark comedy, dark humor space, which is a survival story.
Then there's a film which is still untitled, but it's a romantic thriller. So वो एक जोन है जो ईयर एंड तक आ जाएगा, एंड फिर एक इंस्पेक्टर अविनाश 2 है जो जिसकी रिलीज की हम वेट कर रहे हैं। सर लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? जी, मैं अपने सभी फैंस को, सभी दर्शकों को IANS के ये बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर योर लव ऑलवेज, एंड ये भी बोलना चाहूँगा कि 15 अगस्त आ रहा है, सो प्लीज़ गाइज ऑलवेज बी अ प्राउड इंडियन एंड ऑलवेज बी अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन, ताकि आप अगर खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे तब आप आगे सबको एक मार्ग दिखा सकते हैं, एंड ओवरऑल आवर नेशन विल प्रोग्रेस। थैंक यू सर।